सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम लोग भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम है अक्षांश तथा देशांतर। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा, वो किसी भी क्लास के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप भूगोल पढ़ेंगे तब तक यह टॉपिक आपको हमेशा काम देगा। इसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और भविष्य में भी इस टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य आता है। तो आइए देखते हैं आज अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं यह कहीं पर खींची हुई नहीं है। यह रेखाएं काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, अर्थात केवल इनकी कल्पना की गई है और वह कल्पना साकार रूप में हमें ग्लोब तथा मानचित्र में दिखाई देती है। अर्थात ग्लोब और मानचित्र में तो यह रेखाएं खींची हुई हैं, लेकिन पृथ्वी में वास्तविक रूप में यह रेखाएं कहीं पर खींची हुई नहीं है। वास्तविक रूप में न होने के कारण इन रेखाओं को काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है। काल्पनिक रेखाएं। बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। ग्लोब या मानचित्र में पूर्व से पश्चिम, ग्लोब या मानचित्र में पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पुनः ध्यान दें, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बात करते हैं इनके संख्याओं की। तो इनकी कुल संख्या होती है 180। इनकी कुल संख्या होती है 180। हम एक कल्पना करें इस ग्लोब की। पृथ्वी का जो एक संक्षिप्त मॉडल होता है उसे कहते हैं ग्लोब। इस ग्लोब में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, दाहिनी तरफ पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा। तो इस ग्लोब में या इसी का समतल रूप मानचित्र कहलाता है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इस पृथ्वी के मध्य में, पृथ्वी के मध्य में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच, रेखा माने रेखा। तो जो पृथ्वी को बीचों बीच खींची गई रेखा है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यह भूमध्य रेखा इस पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। एक नींबू ले आए, उस नींबू को बीच से काट दें। काटने पर हम देखते हैं कि नींबू के दो समान भाग प्राप्त होते हैं। उसी तरह इस पृथ्वी को भूमध्य रेखा से दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग होता है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार यह
भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर इन अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता क्या है, इनसे हमें क्या लाभ होगा। तो यह अक्षांश रेखाएं इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर हमें ताप पर नियंत्रण करती हुई दिखाई देती है। अर्थात इन अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के किस स्थान पर कैसा तापमान होगा उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 90 और दक्षिण की तरफ इनकी कुल संख्या होती है 90। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाती है 180। हम लोग एक चांदे को गणित में चांदे का प्रयोग करते हैं। उस चांदे की सहायता से ध्यान दें तो एक जगह शून्य अंश होता है सीधी रेखा में, ये चांदा है जैसे, यहाँ पर होता है शून्य, फिर इसके बाद होता है 1 अंश, फिर 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, ऐसे करते करते ये जब सीधी रेखा हो जाती है तो यहाँ पर होता है 90। अर्थात यह दूरी 1 से लेकर के 90 भागों में विभाजित की गई होती है। उसी तरह इस पृथ्वी पर भी उत्तरी गोलार्ध को अगर देखें तो एक चांदे की तरह दिखाई दे रहा है और दक्षिणी गोलार्ध भी एक चांदे की तरह दिखाई दे रहा है। इस चांदे की सहायता से हम अगर एक एक अंश पर अक्षांश रेखाओं को निरूपित करें तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 90। जैसे चांदे में 90 तक होता है, इसी तरह दक्षिण की तरफ रख करके दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुल 90 रेखाएं खींची जा सकती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 रेखाएं। इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाती है 180। जो भूमध्य रेखा होती है इस पर कोई कोण नहीं देखिए बन रहा है, कोई कोण नहीं बना है, इसलिए इस भूमध्य रेखा को कहते हैं शून्य अंश अक्षांश। शून्य अंश अक्षांश। इसी तरह इन 90 रेखाओं को जो उत्तर की तरफ होती हैं, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो 90 रेखाएं हैं, जब भी इनका नामकरण किया जाता है उनके साथ जोड़ दिया जाता है उत्तरी अक्षांश, और जो भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है उनके नामकरण के आगे जोड़ दिया जाता है दक्षिण अक्षांश। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम। प्रमुख अक्षांश रेखाएं। पहली रेखा हमने जाना भूमध्य रेखा, इसकी कोणीय माप होती है शून्य अंश अक्षांश। इसका निरूपण इस तरह भी किया जाता है, शून्य, ये अंश का चिन्ह हो गया और यहाँ पर लिख दिया जाएगा अक्षांश। इसको पढ़ेंगे शून्य अंश अक्षांश और शब्दों में लिखेंगे तो शून्य अंश अक्षांश। प्रमुख अक्षांश रेखाओं में पहले हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ की रेखाएं देखते हैं। तो पहली रेखा कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसकी कोणीय माप होती है 23.5 अंश। और अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जितनी रेखाएं होंगी उनके सब के साथ जोड़ दिया जाएगा उत्तरी अक्षांश। उत्तर अक्षांश तो 23.5 अंश उत्तर अक्षांश। ये हो गई पहली कर्क रेखा। कर्क जो प्रमुख रेखाएं हैं उनके बारे में केवल हम लोग जान रहे हैं। पहली हो गई। अब 23.5 अंश आप कहेंगे कि कैसे होगा, तो यहाँ पर आप चांदा रखें, ये हो गया यहाँ पर शून्य अंश हो गया ये, और यहाँ पे चांदा इस लाइन पे रख दें, 23.5 जितनी दूर पे आएगा उसको माप लें। हमने मान लीजिए इस रेखा को 23.5 मान लिया,
तो ये हो गई 23.5 अंश। किस तरफ है भूमध्य रेखा के? उत्तर की तरफ। तो आगे जोड़ दिए उत्तरी अक्षांश, उत्तर अक्षांश। ये है 0 अंश अक्षांश। अब 23.5 के और ऊपर की तरफ चले तो दूसरी रेखा हमें मिलती है, उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, इसकी कोणीय माप होती है 66.5 अंश। और अभी आपको बताया गया कि उत्तर की तरफ जितनी भी रेखाएं रहेंगी उनके नामकरण के आगे जोड़ दिया जाएगा उत्तर अक्षांश। तो ये हमारी दूसरी रेखा हो गई आर्कटिक रेखा और कोणीय माप हो गई 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। तीसरी प्रमुख रेखा होती है, ये कहलाता है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव, जैसे अभी चांदे में आपने देखा जो 90 अंश वाला कोण बनता है, यह एक बिंदु सदृश होता है। इसी तरह इस ग्लोब या पृथ्वी पर भी जो एक बिंदु सदृश हिस्सा रहेगा ये कहलाएगा 90 अंश। किस तरफ है भूमध्य रेखा के? उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे जोड़ देंगे उत्तर अक्षांश। ये हो गई इस उत्तरी ध्रुव की कोणीय माप। उत्तर ध्रुव की कोणीय माप क्या हुई? 90 अंश उत्तर अक्षांश। ये उत्तरी गोलार्ध की 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं। आइए दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखें तो दक्षिणी गोलार्ध की पहली प्रमुख रेखा होती है, वो कहलाती है मकर रेखा। मकर रेखा, जैसे कर्क रेखा की कोणीय माप 23.5 अंश उत्तर अक्षांश है, उसी तरह मकर रेखा की कोणीय माप भी 23.5 अंश। अब चूंकि भूमध्य रेखा के किस तरफ हो गई? दक्षिण की तरफ, इसलिए उसके नाम के आगे जोड़ देंगे दक्षिण अक्षांश। 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश। ये किसकी कोणीय माप हुई? मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध की अगली प्रमुख रेखा है वो कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, इसकी कोणीय माप होती है जैसे आर्कटिक रेखा की 66.5 अंश, उसी तरह अंटार्कटिक रेखा की भी 66.5 अंश। और जुड़ जाएगा शब्द दक्षिण अक्षांश। दक्षिण अक्षांश, जैसे हम उत्तरी अक्षांश 90 अंश को उत्तरी ध्रुव निरूपित किए थे, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी जो दक्षिणी बिंदु 90 अंश पर आएगा उसको निरूपित करेंगे 90 अंश दक्षिण की तरफ, इसलिए दक्षिण और अक्षांश। ये कहलाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। छठवीं रेखा हो गई दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव, और इसकी कोणीय माप हो जाएगी 90 अंश दक्षिण अक्षांश। तो ये तो हुई प्रमुख अक्षांश रेखाएं। अब अभी चर्चा हमने की कि इन रेखाओं से क्या फायदा हो रहा है, क्या इनका मतलब है। तो इनका मतलब केवल यही होता है कि पृथ्वी पर किस स्थान पे या किस अक्षांश पर तापमान कितना होगा, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के द्वारा उसका निरूपण किया जा सकता है। जैसे ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच का क्षेत्र अर्थात 23.5 अंश उत्तर अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण का मतलब हुआ गर्म, अर्थात यह क्षेत्र बहुत अधिक गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है। अधिक होने के कारण इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। इसी तरह जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं
ये 90 अंश वाले, इन स्थानों पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के साथ साथ इन क्षेत्रों में 6-6 महीने के दिन और रात भी होते हैं। जब उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन होगा, तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। अब पलट हो जाएगा, जब 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाएगी। इसका मेन कारण यही है कि सूर्य की किरणें इन स्थानों पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। 23.5 अंश झुकी है। झुकी होने के कारण इसके दोनों ध्रुव ऊपर नीचे न होकर के थोड़ा सा तिरछी स्थिति में होते हैं। जैसे इस चित्र के द्वारा देखें, ये हो गई पृथ्वी। अगर इसके ध्रुव सीधे होते, यहाँ पर उत्तर ध्रुव होता, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव होता, तो यह एक सीधी स्थिति उत्पन्न होती। लेकिन यहाँ पर यह स्थिति सीधी न होकर के पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। झुकी होने के कारण इसके दोनों ध्रुव थोड़ा सा तिरछे उत्पन्न रहते हैं। ये हो गया उत्तर ध्रुव और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। तिरछा होने के कारण ही 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा सूर्य की तरफ रहेगा उस हिस्से पर तो दिन रहेगा, लेकिन जो हिस्सा सूर्य के विपरीत हो जाएगा वहां पर रात रहेगी। और यह स्थिति सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के परिभ्रमण करने से 6-6 महीने तक बनी रहती है। जिसके कारण उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात। अगले 6 महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की उत्तरी ध्रुव में रात होती है। ये हम लोगों ने जाना अक्षांश रेखाओं के विषय में। अगली बार हम लोग देशांतर रेखाओं के विषय में जानेंगे। धन्यवाद। आज के